नमस्कार। विगत माह से मैं आपके साथ नए नए विषयों पर परिचर्चा करती आई हूँ। लॉकडाउन की इस विकट परिस्थिति में जहाँ सभी पर कई बंदिशें हैं, वहीं विश्वविद्यालय, महाविद्यालय एवं शिक्षण संस्थानों के बंद हो जाने के कारण सभी पाठकों एवं विद्यार्थियों में थोड़ी शिथिलता की स्थिति उत्पन्न हो गई है। खैर, यदि हम इसे सकारात्मक रूप में देखें तो हमारे लिए यह एक स्वर्णिम अवसर का द्वार भी खोलता नजर आता है। जब हम सभी को एक स्थान पर ही नवीन पाठ्य सामग्रियों को एक साथ प्राप्त करने एवं केंद्रित होकर पठन पाठन करने का सुअवसर प्राप्त हो रहा है। मैं भी प्रतिदिन आप सभी पाठक वर्ग के लिए नवीन विषयों को आपके समक्ष प्रस्तुत करने का भरसक प्रयास कर रही हूँ, जिससे आपके अभिस्तावित पाठ्य सामग्रियों के इतर भी ज्ञान प्राप्त हो सके। अब मैं इस प्रयास में कितना सफल हो पा रही हूँ, वह तो आप सुधीजन ही बताएंगे। तो चलिए, आज मैं हिंदी के एक विशिष्ट स्वरूप प्रयोजन मूलक हिंदी पर चर्चा करूंगी। आज की कक्षा का विषय है प्रयोजन मूलक हिंदी एवं उसके विविध रूप। यह विषय एमए 11वां पत्र एवं बीए प्रतिष्ठा तृतीय वर्ष के लिए अत्यंत ही उपयोगी है एवं कई प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी नितांत महत्वपूर्ण है। अब हम चलते हैं विषय की ओर। साहित्येतर विभिन्न प्रयोजनों के लिए प्रयुक्त भाषा के विविध रूपों में प्रयोजन मूलक हिंदी की सर्वांगीण व्याख्या अत्यंत ही समीचीन है। भाषा के मनुष्य द्वारा संप्रेषण का सर्वाधिक सशक्त माध्यम है यह। इसके द्वारा व्यक्ति अपने भावों, विचारों एवं संदेशों को भाषा के माध्यम से दूसरों तक संप्रेषित करता है। साहित्य में भाषा का उपयोग जिस रूप में होता है, उसका प्रयोग दैनंदिन व्यवहार अर्थात बोलचाल, कार्यालयों, व्यवसायों, समाचार पत्रों, विज्ञापनों आदि में नहीं होता। पृथक परिस्थितियों में तथा स्थलों पर भाषा की प्रयुक्तियां भी पृथक होती हैं। अस्तु, साहित्य एवं साहित्येतर प्रयोजनों यथा कार्यालय, पत्रकारिता, बोलचाल, विज्ञापन, न्यायालय आदि के लिए भाषा का विविध स्वरूप प्रतिविकसित होता रहा है। इस प्रकार हम इसे 3 प्रयोगों या रूपों में विभक्त कर सकते हैं। पहला, बोलचाल की भाषा, दूसरा साहित्य की भाषा और तीसरा अन्य व्यावहारिक प्रयोजनों में प्रयुक्त भाषा। प्रयोजन मूलक भाषा अंग्रेजी के शब्द फंक्शनल लैंग्वेज का पर्याय है। यह ऐसी भाषा है जो जीवन के विशिष्ट प्रयोजनों के लिए प्रयुक्त होती है। इसके प्रयोग की विशिष्ट पृष्ठभूमि होती है तथा उसी पृष्ठभूमि में उसका नए सिरे से निर्माण भी होता है। प्रशासन, विधि, वाणिज्य, उद्योग, विज्ञान, संचार, अर्थशास्त्र, राजनीति, शोध, शिक्षा, चिकित्सा, खगोल शास्त्र आदि सभी क्षेत्रों में यह भाषा अभिव्यक्ति और चिंतन का माध्यम बनकर अपनी अर्थवत्ता सिद्ध करती है। इस क्रम में परिस्थिति के आवश्यकता अनुसार इसके सतत प्रवहमान रूप में परिवर्तित होना, नए शब्द, पदावलियां आदि इसके भंडारण में निरंतर विकासमान तत्व। रचनात्मक भाषा में अनुभव और कल्पना का समन्वय होता है, जबकि प्रयोजन मूलक भाषा में विशिष्ट ज्ञान और अनुभव के साथ प्रयुक्ति के समन्वय की अपेक्षा की जाती है। सौंदर्य और कला उत्पन्न करने की जगह
प्रयोजन मूलक भाषा में प्रयुक्ति को अपना लक्ष्य बनाया जाता है। विश्व भाषा के रूप में हिंदी के मौजूदा विस्तार ने अब इसके पारंपरिक रूप में बदलाव उपस्थित कर दिया है और अब हिंदी केवल साहित्य और बोलचाल की भाषा न रहकर विभिन्न क्षेत्रों में अपनी उपादेयता के कारण विभिन्न प्रयोजनों की भाषा बनती चली जा रही है। इस भूमिका में उसके निम्नलिखित रूपों का अध्ययन प्रस्तुत संदर्भ में आवश्यक है। प्रशासनिक हिंदी। प्रशासनिक क्षेत्र अत्यंत ही व्यापक है। इसके अंतर्गत प्राय सभी तकनीकी एवं गैर तकनीकी विषय समाविष्ट हो जाते हैं, किंतु रूढ़ अर्थ में इसका संबंध कार्यपालिका प्रशासन एवं न्यायपालिका प्रशासन से है। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात संविधान के अनुसार संघ एवं राज्यों की राजभाषा हिंदी हो गई। इसके फलस्वरूप संघ और राज्य की प्रशासनिक भाषा के रूप में हिंदी ने सरकारी विभागों, कार्यालयों, उपक्रमों में अपना स्थान सुरक्षित कर लिया। तदनुसार प्रशासनिक कार्यों ने विविध रूप के लिए उसके अपने रूप गढ़ने प्रारंभ कर दिए। पत्राचार, टिप्पण, प्रारूपण, आदेश, अनुदेश, ज्ञापन, परिपत्र, पत्र, आवेदन, अभ्यावेदन, संकल्प, संलेखन, विज्ञप्ति, अधिसूचना, पृष्ठांकन, स्मार, अर्ध सरकारी पत्र, कार्यालय आदेश आदि प्रशासनिक व्यवहारों के विभिन्न रूप प्रचलित एवं प्रयुक्त होने लगे। इस संदर्भ में प्रशासनिक हिंदी के विविध रूप भी प्रतिविकसित हो रहे हैं। अनुमोदनार्थ, निर्देशानुसार, यथा प्रस्तावित, विचारार्थ, अवलोकनार्थ, प्रत्याशा में, प्रावधानानुसार जैसे वाक्यांश पद काफी प्रचलित हो रहे हैं। इसी प्रकार निविदा, प्राक्कलन, प्राधिकार, निकाय, योजना, परियोजना, आकलन, विफलन, अतिक्रमण, अधिक्रमण, अवक्रमण, पदोन्नति, पदावनति, पदच्युति, निलंबन, निंदन, वेतन निर्धारण, प्रमंडल, अनुमंडल, अंचल, सत्यापन, निष्पादन, दस्तावेज, समाहर्ता, अंचलाधिकारी, अनुमंडलाधिकारी, न्यायाधीश आदि जैसे असंख्य परिभाषित शब्द प्रशासनिक स्तर पर भी अभी प्रचलित हो चुके हैं। इससे हम आशान्वित हैं कि विश्व की अन्य विकसित भाषाओं की भांति हिंदी भी विभिन्न प्रयोजनों के लिए अपने को तैयार करने की दिशा में प्रगत्योन्मुख है। दूसरा है व्यावसायिक हिंदी। भूमंडलीय युग में व्यापार का विकास जिस रूप में हो रहा है उसमें ग्लोबल विलेज की कल्पना साकार होती प्रतीत हो रही है। व्यवसाय मानवीय जीवन एवं स्तर की समृद्धि का सूचक है। भारत विश्व का बड़ा बाजार है। उपभोक्ता वर्ग की दृष्टि से इसे विश्व का सर्वाधिक उर्वर क्षेत्र माना जाता है। यह सर्वविदित है कि जिस प्रकार सामान्य बोलचाल और साहित्य की भाषा प्रशासन की भाषा से भिन्न है,
उसी प्रकार व्यवसाय की भाषा भी भिन्न है। क्रय विक्रय के सामान्य व्यापारिक संबंध से लेकर साख, बैंक, बीमा और शेयर बाजार तक प्रसारित विशद आर्थिक कार्य व्यवहारों में प्रयुक्त होने वाली हिंदी निश्चय ही राजकार्य में प्रयुक्त होने वाली हिंदी नहीं है। निश्चित ही व्यावसायिक हिंदी की शब्दावली और भाषिक संरचना विशिष्ट होती जा रही है। अनुबंध, लाभांश, खाता, शाख, आयात, निवेश, निर्गम, जोखिम, हुंडी, तेजी, मंदी, बीजक, खाका, बंधक, बट्टा, लेखा पाल, रोकड़िया, सावधि जमा, एक मुश्त, अल्प बचत, अंतरण, आवर्ती, वसूली, गणक, वैधता, आहरण जैसे अनगिनत शब्दों का व्यवहार केवल व्यवसाय, बैंक, बीमा, परिवहन, विज्ञापन और व्यापार के अन्य प्रयोग हैं। इन सभी व्यावसायिक व्यवहारों में हिंदी की विशिष्ट प्रयुक्ति व्यावसायिक हिंदी के स्वरूप को रेखांकित करती है। अब मैं आती हूं इसके तीसरे विभेद तकनीकी हिंदी की ओर। आज विज्ञान की प्रगति के साथ वैज्ञानिक प्रगति, अनुसंधानों, उपलब्धियों को पूर्णतः व्यक्त करने में काफी हद तक समर्थ हो रही है हमारी हिंदी। विगत कुछ दशकों में हिंदी का विकास वैज्ञानिक क्षेत्रों में भी प्रयुक्त अनेक अंग्रेजी शब्दों के सटीक पर्याय बने हैं तथा बहुत से वैज्ञानिक अवदानों का आविर्भाव हिंदी के क्रोड़ में ही हुआ है। अनेक प्रक्षेपास्त्र एवं उपग्रह के नाम हिंदी में नहीं वरन उसके निर्माण क्रम में आने वाली विविध प्रक्रियाएं भी हिंदी में व्यक्त होती रही हैं। भारत सरकार के साथ अन्य वैज्ञानिक विभाग एवं संस्थान भी इस क्षेत्र में क्रियाशील है। प्रौद्योगिकी, चिकित्सा, अभियंत्रण आदि तकनीकी क्षेत्रों में भी हिंदी की पैठ बढ़ती चली जा रही है। यंत्र, तंत्र, वितान, वातानुकूलन, अयस्क, घर्षण, आघूर्णन, संगणक, कुंजी पटल, साधनक, संस्तरण, आकलन, समानाकलन आदि जैसे सहस्त्रों शब्दों ने तकनीकी साहित्य को सनाढ़ किया है तथा उन आलोचकों का मुंह बंद कर दिया है जो हिंदी को तकनीकी साहित्य के लिए समर्थ नहीं मानते। चौथा विभेद है जनसंचारी हिंदी। जनसंचार का तात्पर्य है मुद्रित अथवा तकनीकी एवं अन्य माध्यमों से विचारों, भावाभिव्यक्ति को सामान्य जन तक संप्रेषित करना। इनके माध्यमों में पत्र पत्रिकाओं, फिल्म, आकाशवाणी, दूरदर्शन, विज्ञापन के माध्यमों की गणना की जा सकती है। मुद्रित माध्यम के रूप में हिंदी पत्र पत्रिकाओं की शुरुआत भारत में 19वीं शताब्दी में हो गया था। निरंतर इसमें वृद्धि भी होती जा रही है। रेडियो पर प्रसारण 1927 में शुरू हुआ और दूरदर्शन ने 15 सितंबर 1959 को पदार्पण किया। इन दोनों श्रव्य दृश्य माध्यम के समानांतर फिल्मों की लोकप्रियता ने भी हिंदी के संचारी रूप को अनुकूलता दी। विज्ञापन के आकर्षण भरे संसार ने भी हिंदी की प्रयुक्ति का एक विलक्षण क्षेत्र उद्घाटित किया। इन समस्त जनसंचार माध्यमों में प्रयुक्त हिंदी ने अलग अलग माध्यमों के योग्य अपनी शब्दावली
क्षमता का विस्तार किया। परिणामतः उद्घोषणा, अनुवाद, प्रसारण, निष्पादक, प्रस्तोता, पटकथा, ध्वनियांकन, परिचर्चा, संवाददाता, वार्ता, संवाद, परिदृश्य, एकांश, धारावाहिक जैसे न जाने कितने जनसंचार हिंदी के प्रचलित शब्द लोकप्रिय हुए। अखबार से लेकर अधुनातक संसाधनों तक हिंदी ने अपनी प्रयुक्ति के जनसंचारी आयाम को अनवरत समृद्ध किया है। पांचवा है विधिक हिंदी। संस्कृत साहित्य में मनुस्मृति, याज्ञवल्क स्मृति, नारद स्मृति जैसे अनेक विधि परक संहिताओं का निर्माण इसी प्रयोजन से हुआ था। तत्पश्चात बदलती शासन व्यवस्था के अनुसार संस्कृत एवं अन्य भारतीय भाषाओं में अनेक विधि संहिताओं का आविर्भाव हुआ। ब्रिटिश शासन काल में कई नियम परिनियम बने, पर अंत में इसके पूर्व उत्तर फारसी, उर्दू, फारसी रही, पर स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात हिंदी को राज्य भाषा के पद पर संप्रतिष्ठित किया गया तथा संसद एवं विधान मंडलों में हिंदी को अन्य भारतीय भाषाओं के साथ अधिनियम आदि पारित किया गया। हिंदी में काम शुरू हुआ, पर हमारा दुर्भाग्य है कि उच्च न्यायालय की भाषा अभी तक अंग्रेजी है। न्याय प्रशासन में 100% काम राजभाषा हिंदी में होता है। इसके लिए हिंदी के प्रयोजन मूलक रूप का विस्तार करना ही होगा। सट्टा पट्टा, करारनामा, संविदा जैसे लेख्यों के लिए हिंदी का प्रयोग सार्वजनिक रूप से होना होगा। छठा विभेद है शैक्षिक हिंदी। शिक्षा द्वारा ही ज्ञान विज्ञान एवं भाषा साहित्य के बीज स्वरूप किया जाता है। शिक्षा का जैसा स्वरूप और माध्यम होगा, उसी के अनुरूप शिक्षार्थी का मन मस्तिष्क भी प्रतिबिंबित होगा। विदेशी शासन में विदेशी भाषा शिक्षा का माध्यम रही है तथा देशी संस्कार विलुप्त होकर विदेशी संस्कार जो हमारी अस्मिता के पहचान रहे क्रमशः लुप्त हो गए तथा विदेशी संस्कार ही हम पर हावी होते चले गए। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात हिंदी राजभाषा हुई, पर अंग्रेजी के प्रयोग की छूट जो संशोधन अधिनियम 1967 ईस्वी के अनुसार दे दी गई है, अतएव शिक्षा के क्षेत्र में भी अंग्रेजी का वर्चस्व बना हुआ है और आने वाली पीढ़ी को भी अंग्रेजी माध्यम वाले स्कूलों में पढ़ाना गर्व की बात लोग समझते हैं। किंतु इस खोखली दलील के इतर भारत सरकार ने इस दिशा में कारगर कार्रवाई की है और हिंदी निदेशालय, परिभाषिक एवं तकनीकी शब्दावली आयोग, हिंदी ग्रंथ अकादमी, राजभाषा आयोग, अनुवाद ब्यूरो जैसी संस्थाओं की स्थापना कर हिंदी में ज्ञान विज्ञान की स्तरीय पुस्तकों का प्रणयन, प्रस्तुतिकरण एवं पारिभाषिक और तकनीकी शब्दों के मानक हिंदी रूप स्थिर करने में श्लाघ्य कार्य किया है। परिणामतः अब शैक्षणिक हिंदी के रूप में अध्ययन अनुसंधान की सुविधा इतिहास, भूगोल, राजनीति, दर्शन, अर्थशास्त्र, रसायन शास्त्र, भौतिकी, प्राणी शास्त्र, वनस्पतिकी, चिकित्सा, प्रौद्योगिकी, पुस्तकालय विज्ञान आदि अनगिनत प्रक्षेत्रों में उपलब्ध है। शैक्षणिक हिंदी में ने सांस्कृतिक नवजागरण का वातावरण बना दिया है। समाजतः
कहा जा सकता है कि हिंदी ने विभिन्न क्षेत्रों में अपने प्रयोजन मूलक स्वरूप का विस्तार प्रसार किया है। संस्कृत की कुक्षी से उत्पन्न इस भाषा को विभिन्न अर्थबोधक शब्दों एवं अभिव्यक्तियों के लिए संस्कृत जैसी सर्वाधिक समर्थ भाषा का सानिध्य प्राप्त है। अतः इसमें अभिव्यक्ति का कोई संकट नहीं, वरन समुचित उपयोग की आवश्यकता है। आपको यह व्याख्यान कैसा लगा बताएंगे। आप इसे सब्सक्राइब करना एवं कमेंट देना न भूलें, क्योंकि इसी के माध्यम से हम सभी नवीन विषयों से प्रतिदिन रूबरू हो सकेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही।